अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि अभी तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई आ रही है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। धर्मांतरण मामले में जिस तरह से विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, उसके बाद ईडी अब मामला दर्ज कर इसके तह तक जाने की कोशिश करेगी। ईडी ने इस मामले में यूपी एटीएस से जुड़ी एफआईआर और तमाम डॉक्यूमेंट हाल ही में मांगे भी थे। एक और बड़ी खबर धर्मांतरण से ही जुड़ी सामने आ रही है। उमर गौतम, काजी जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर कि धर्मांतरण प्रकरण में हवाला के जरिए उमर गौतम के पास पैसे आ रहे हैं। यूपी एटीएस को कुछ विदेशी खातों के ट्रांजैक्शन मिले हैं। विदेशी फंडिंग कहां से हुई, हवाला के जरिए किन किन खातों से या कैसे कैसे ये पैसे आए हैं, इन सब की जांच हो रही है। यूपी के बाहर कई राज्यों में भी यूपी की एटीएस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। छापेमारी में यूपी एटीएस को कई अहम दस्तावेज, साहित्य और वीडियो मिले हैं। धर्मांतरण के सभी मामलों की जांच लगातार जारी है। जितने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया, एटीएस और पुलिस की टीम उनसे संपर्क कर रही है। उनके परिवार वालों से पुलिस लगातार संपर्क में है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, किस तरह विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है और आतंकी संगठन जैसे का नाम आ रहा है? देखिए, यूपी पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ काफ़ी डिटेलिंग की है। अब आपके संज्ञान में है कि गाजियाबाद में एक इनपुट मिला था लगभग 20 दिन पहले। उसको जब फॉलोअप किया तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम आपने लिया है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। हवाला की बात सामने आ रही सर? जी, ये संभव है कि हवाला की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। कहाँ से सर? ये अभी पूरा डिटेल किया जा रहा है। जो एक विदेशी बैंक अकाउंट, मतलब विदेशी बैंक के अकाउंट जो है मिले हैं, उसमें जो है फंड्स आए हैं, वो कहाँ से आया है, क्या वो नियम से आया है कि नहीं आया है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे थे, क्योंकि जब फंडिंग हम क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने फंड किया है उनकी मंशा स्पष्ट हो। टेरर एंगल की भी जांच हो रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जैसे मोहम्मद जैसे लोगों की साजिश है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और दिन प्रतिदिन जो है इसकी मॉनिटरिंग सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। और कहा गया है कि इसमें हर हालत में जो हमारी टीम्स हैं वो न केवल हमारे प्रदेश के अंदर, लेकिन प्रदेश के बाहर सेंट्रल एजेंसीज के साथ, उन स्टेट्स की पुलिस के साथ भी संपर्क करें, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का पूरी व्यवस्था थी, इसमें मूक बधिर जो है व्यक्ति थे, बच्चे थे। तो ऐसे में इन लोगों का पूरा इनके परिवार वालों से संपर्क करके, इनके परिवार वालों को कई जगह जानकारी ही नहीं है कि इस तरह का जो है हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जानकारी करके इसको बहुत गहराई से देखा जा रहा है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, किस तरीके के विदेशी फंडिंग के लिंक अभी तक सामने आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कोई और गिरफ्तारी आने वाले 1 या 2 दिन में हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, गिरफ्तारियां कई हुई हैं, लेकिन एटीएस और यूपी पुलिस ने सिर्फ उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी को सौंप किया है। उसी को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई, लेकिन अब तक 50 से 60 लोगों को यूपी एटीएस और एफटीएफ ने उठाया है, उनसे पूछताछ की है। कुछ उसमें संदिग्ध भी हैं, क्योंकि अकेले फतेहपुर, जहां का उमर गौतम रहने वाला है, 50 लोगों की सूची वहां की लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एटीएस और एफटीएफ को उपलब्ध कराया था। उनमें भी कई की पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो
लखनऊ का जो अल हसन जो इस्लामिक सेंटर था वहां पर एटीएस ने छापा मारा, वहां के प्रबंधक से पूछताछ की गई है, हिरासत में लिया गया। लेकिन अभी एटीएस या यूपी एसटीएफ की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया किसकी गिरफ्तारी उन्होंने की है या दिखाई, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो उन्हें 24 घंटे के अंदर उन्हें अदालत में पेश करना होगा, उसके बाद उन्हें रिमांड लेनी होगी। लेकिन उमर और जहांगीर की चूंकि रिमांड है, लिहाजा उनकी निशानदेही पर लगातार पूछताछ जारी है। यूपी समेत देश के 24 राज्यों में उमर का नेटवर्क था, लिहाजा इन स्थानों पर भी यूपी एटीएस एफटीएफ छापेमारी कर रहे हैं, जिसमें यूपी, दिल्ली, इसके अलावा आसाम, बेंगलुरु और कश्मीर, कई सारे ऐसी जगह जहां पर गिरफ्तारी के सिलसिले में एटीएफ दबित रही। एक नया मामला आपको अर्पिता बता दूं, धर्मांतरण में सहारनपुर का एक नया मामला आया, जहां पर पवन नाम के एक लड़के को बाकायदा 2019 में जब वो दिल्ली गया था निजामुद्दीन स्टेशन पर, उसे कुछ लोग मिले और होटल में रुकवाने के नाम पर उससे एक फॉर्म भरवा लिया था, जिसमें उसका नाम बदलकर अब्दुल समद कर दिया गया और आधार कार्ड ले लिया गया था। सहारनपुर का ये लड़का है, उसे अब पता चल रहा है कि उसका फर्जी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। तो कई से विदेशी फंडिंग, हवाला का मामला, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन का मामला, आपत्तिजनक वीडियो, साहित्य, दस्तावेज, ये सब कुछ एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए यूपी सरकार ने ठीक है, यानी एक बड़ी साजिश और परत दर परत इसका खुलासा होना अभी बाकी है। रहिए जरा आप साथ। जबरन धर्मांतरण की जांच में जुटी यूपी एटीएस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है और इस कड़ी में एटीएस की टीम जो है वो लखनऊ के मलिहाबाद अल हसन इंस्टीट्यूट पहुंची और इसी बीच उमर गौतम और जहांगीर का लखनऊ कनेक्शन भी सामने आया। जानकारी ये कि उमर गौतम अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। इसी बीच एजेंसियों को धर्मांतरण गिरोह के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के प्रमाण भी मिले। धर्म परिवर्तन के बाद मूक बधिर बच्चों के जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के भी सुराग हाथ लगे हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस ने 24 राज्यों में धर्मांतरण का दावा किया है। अजीत सिंह की खबर है कि एजेंसियां जो है इस बात के उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड उमर गौतम देश के 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में धर्मांतरण करा चुका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का एक बयान सामने आया। नकवी का क्या कहना है, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसमें जांच एजेंसियां लगी हुई है, लेकिन अहम सबूत मिल रहे हैं, अहम खुलासे हो रहे हैं। और आज जो खुलासा हुआ है उसमें साफ है कि जो फंडिंग है वो बाहर से हो रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो जबरदस्ती धर्मांतरण है और इससे धर्मांतरण का धंधा है, इसको न कोई संविधान इजाजत दे सकता है या देता है, न कोई सरकार इजाजत दे सकती है, न समाज इजाजत देता है। और जो लोग भी इस तरह का अपराध कर रहे हैं और इस अपराध के जो अपराधी हैं वो और उन अपराधियों के आका, वो भी धीरे धीरे एजेंसियों ने उनके जो है वो पूरे के पूरी जो है वो जुगड़े भाग उनके जो चल रहे थे वो पता लगा लिया है और वो पूरी तरह से बेनकाब भी होंगे और कानून का फंदा उन तक पहुंच गया है। लेकिन अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी इसी तरह से करती है। इसमें चुनाव से कहाँ मतलब है? धर्मांतरण जो है वो क्या अपोजिशन करा रहा था क्या? पहले बताया कि कौन करा रहा था? धर्मांतरण सही है कि नहीं? धर्मांतरण जो जबरदस्ती धर्मांतरण का धंधा था वो सही है क्या? इसमें क्या है? देखिए, धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने बकायदा एक हेल्प नंबर जारी किया है। गिरफ्तार उमर गौतम और काजी जहांगीर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एटीएस ने नंबर और ईमेल आईडी जारी किया। 9792103156 इस पर सीधे कॉल करके धर्मांतरण या दोनों आरोपियों से जुड़ी अहम जानकारियां दी जा सकती हैं। एक ईमेल एड्रेस भी जारी किया गया जिसके माध्यम से आप एटीएस से सीधे संपर्क कर सकते हैं। अब आपको कानपुर के एक ऐसे परिवार की कहानी बताते हैं जिसका यह दावा है कि उनका बेटा आदित्य जबरन धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंसकर अब्दुल्ला बनकर घर लौटा। परिवार का यह आरोप है कि उनका बेटा आदित्य धर्मांतरण गिरोह का शिकार हो गया। आदित्य के परिवार के मुताबिक आदित्य के मन में पहले हिंदू धर्म के प्रति संदेह पैदा किया गया, फिर जहर घोला गया। आदित्य मार्च में घर से अचानक गायब हो गया। आदित्य को धर्म परिवर्तन के बाद केरल ले जाया गया। आदित्य फिलहाल घर लौट आया है। एटीएस ने आदित्य के घर जाकर उससे पूछताछ की। आदित्य से एटीएस की पूछताछ में कई बड़ी जानकारी सामने आई। साइन लैंग्वेज में बात करते हुए इन लोगों ने इस तरीके से उसको चीज़ें समझाई हैं, बहुत सारे इसके दिमाग में ऐसे प्रश्न भर दिए कि ये सोचने पे मजबूर हो गया और इसको जब आंसर नहीं मिले
तो उस पर ये काफ़ी परेशान हुआ और इसको जो है वही सही लगा इस्लाम धर्म। इस्लाम के बारे में हमने जो देखा अपने बेटे के ज़रिए, बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बाहर से आते हैं वो वीडियो, जिनको देख के मेरे बेटे का माइंड वॉश हुआ है और इतनी बुरी तरह उसके दिमाग में सब बैठ गया है कि आज वो लौट चुका है और उसके बाद भी वो चीज़ें निकल नहीं रही उसके दिमाग से। वो ठीक नहीं है। कल तो वो इतने सारे न्यूज़ चैनल और ये सारी न्यूज़ देख के और सबको देख के दबाव में आ गया, तो लग रहा था कि हाँ ये चेंज हुआ, क्योंकि सबके आने की जब इसने खबर सुनी और सबको देख के इसने अपने आप से जाके बाथरूम में जाके दाढ़ी वाड़ी सब बना ली। दाढ़ी काफ़ी लंबी हो गई थी, दाढ़ी काट ली, लेकिन सबके जाने के बाद में रात में जो कंडीशन थी तो इसका डिस्टर्ब था माइंड और काफ़ी क्वेश्चन पुटअप कर रहा था कि आप जो हैं ये सबको क्यों अलाउड कर रही हैं, सारे लोग क्यों आ रहे हैं, मेरा पेपर में न्यूज़ क्यों छापा जा रहा है, मेरा फ़ोटो क्यों इशू हो रहा है। उसके अलावा ये हिंदू लोगों को अपने बारे में और मुसलमानों को अपने बारे में सोचने का अधिकार है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जो है इंटरव्यू नहीं देना, ये सब इस तरीके का बात हुआ था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला पवन भी अनजाने में धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंस गया। पवन कुमार का दावा है कि 2019 में दिल्ली में उन्हें इस्लाम कबूल कराने का लालच दिया गया। इस्लाम कबूल करने पर हर संभव मदद, पैसा, नौकरी, ये प्रलोभन भी उनके सामने रखा गया। दिल्ली गया था घर से किसी काम से और कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी जिससे मैं मानसिक तनाव में था, तो मैं शाम के टाइम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरा और जैसे अंधेरा हुआ तो मैं ठहरने के लिए मैंने कुछ जगह तलाश करने की कोशिश की, तो एक आदमी मेरे पास आया, उसे मैं नहीं जानता था। उससे मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई ठहरने की जगह है, तो वो मुझे कहने लगा कि यहीं पास में है और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो मैं उसके साथ चला गया वहाँ पे, तो हिंदुइज्म और इस्लाम के बारे में बात करने लगे और इस्लाम के बारे में समझाने लगे। तो फिर वो कहने लगे कि इस्लाम में आप दाखिल हो जाओ और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। पढ़ रहे आगे, बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए धमाके पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर कि जांच में शामिल यूपी एसटीएफ ने शामली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को जिस पार्सल में धमाका हुआ था उसमें दिया गया मोबाइल नंबर शामली से गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में एक के नाम और पते पर खरीदा गया था। फिलहाल यूपी एसटीएफ दोनों संदिग्धों से शामली के कैराना थाने में पूछताछ में जुटी है। दरभंगा थाने में मामले में तेलंगाना एटीएस ने भी बड़ी कार्रवाई की और तेलंगाना एटीएस ने धमाके के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आरोप ये कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए मददगार के तौर पर काम कर रहा था। हिरासत में लिए गए संदिग्ध से तेलंगाना एटीएस अज्ञात जगह पर पूछताछ कर रही है। यूपी एसटीएफ ने शामली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। शामली के कैराना से हाजी कासिम व कफील को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही संदिग्ध दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में आरोपी हैं और उनसे कैराना थाने में पूछताछ की जा रही है। यही वो कैराना का थाना है जहां पर उन दोनों संदिग्धों को रखा गया है। हाजी कासिम व कफील पिता पुत्र बताए जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि यह दोनों दरभंगा बिहार में जो पार्सल ब्लास्ट हुआ था उसके मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल दोनों से यूपी एसटीएफ व स्थानीय पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और दरभंगा ब्लास्ट कांड के बारे में जानकारी जुटा रही है। हालांकि अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि उन लोगों का किन संगठन से जुड़ाव है या किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। पुलिस हर पहलू से तलाश कर रही है और यही वो कैराना थाना है जहाँ पर बंद कमरे में कहीं गुप्त जगह पर दोनों संदिग्धों को रखा गया है और यूपी एसटीएफ व शामली पुलिस लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, देखिए 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ बात अभी तक सामने आ पाई, ये कौन थे या इनका कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ दिख रहा हो? बिल्कुल, देखिए जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे लगातार शामली पुलिस जो है और जो एटीएस की टीम है वो भी पूछताछ के लिए वहां पहुंची हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसमें कुछ खुलासा हो सकता है। वहीं
तेलंगाना में जिस एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो वहीं अभी हम मौजूद हैं दरभंगा स्टेशन पर और यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद एनआईए की टीम पहुँचने वाली है, लेकिन वो हम आपको जगह एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो जगह है जहाँ पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था और जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस दिन सामने एक कैमरा लगा हुआ है, उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा था जो 10 मिनट तक किसी से फ़ोन पर बात करते रहा, कभी बाहर निकलता था, कभी अंदर आता था। और ऐसे में टावर डंप टेक्नोलॉजी के तहत यह पता चला कि वो व्यक्ति अंतिम वक्त में नेपाल के एक बॉर्डर पर देखा गया था और उसके बाद से उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ चल रही है, जिसमें हाजी कासिम और मोहम्मद कफील हैं। माना जा रहा है कि इन लोगों से पूछताछ के बाद कई सुराग सामने आ सकते हैं। तो वहीं जब एनआईए की टीम यहां पर पहुंचेगी और पूछताछ होगी उसमें भी कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जब से यह ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही लगातार एटीएस की टीम, रेल पुलिस पूछताछ कर रही है, लोगों से इसमें साख जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं 6 महीने में इस जो दरभंगा का पार्सल है वहाँ पर किन किन जगहों से और क्या क्या सामान मंगाए गए थे इसके भी एक लिस्ट निकाले गए हैं। तो अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसमें ये कहा गया है कि पिछले 6 महीने में जो भी सामान बाहर से आए हैं उसमें ज़्यादातर जो कपड़ा जिसमें यह ब्लास्ट हुआ था, जिस गट्ठर में यह ब्लास्ट हुआ था, कपड़ा जो है वो सबसे अधिक कोलकाता, सूरत और मुंबई से आया है। जबकि सिकंदराबाद से अब तक कोई कपड़ा का जो है व्यवसाय, रेडीमेड का व्यवसाय यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। ऐसे में जब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और आगे जांच होगी, पूछताछ होगा, उसके बाद साफ हो पाएगा कि यहाँ पर ब्लास्ट लाने के पीछे का मकसद क्या है, विस्फोटक लाने के पीछे का मकसद क्या है और क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। रोक रही हूँ, एक और बड़ी खबर आ रही है दरभंगा धमाके पर। एक और बड़ी खबर, जैसे आप जानकारी भी दे रहे हैं कि एनआईए भी इस धमाके की जांच में शामिल हो गई है और एनआईए की जो टीम है वो थोड़ी ही देर में जांच के लिए दरभंगा पहुंचने वाली है। एनआईए ने एक केस में एफआईआर दर्ज की और खबर है कि दरभंगा में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद एनआईए की टीम दरभंगा रेलवे स्टेशन भी पहुंचेगी। वहां पर भी अब जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार ये कनेक्शन कहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की जांच में एक और बड़ी खबर, न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की ही यह खबर कि धमाके में शक की जो सुई है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर जा रही है। जिस पार्सल में धमाका हुआ उसमें दिया गया जो नंबर है वो यूपी के शामली के रहने वाले शख्स के नाम पर लिया गया था। इस सिम कार्ड के रिकॉर्ड से यह पता चला कि इस मोबाइल नंबर से कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार विदेश में भी बात हुई है। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि सीसीटीवी में स्टेशन पर धमाके के दौरान दिखे संदिग्ध शख्स की मोबाइल लोकेशन नेपाल के बॉर्डर पर के पास मिली। ऐसे में जांच एजेंसियों ने संदिग्ध के नेपाल भागने की आशंका जताई। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में पुलिस को जो संदिग्ध युवक दिखा वो प्लेटफॉर्म नंबर पर 1 पर हुए धमाके के दौरान वहां मौजूद था। यही नहीं, संदिग्ध ने धमाके के बाद करीब 10 मिनट तक मोबाइल फोन पर बात भी की। दरभंगा धमाके के मामले में बिहार एटीएस को मोहम्मद सूफियान की तलाश है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की ही खबर कि बिहार एटीएस के सूत्रों से खबर मिल रही है कि धमाके के सिलसिले में जिस मोहम्मद सूफियान की तलाश है वो कुछ महीनों पहले कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद जावेद का साथी बताया जा रहा है। मोहम्मद जावेद इस वक्त कश्मीर की एक जेल में बंद है। बिहार एटीएस की टीम अब मोहम्मद जावेद से पूछताछ की तैयारी में जुटी है। वक्त हो गया अखाड़ा का सीधे रुख आनंद नरसिम्हन का।